नमस्कार। अगस्त 2022 की चार कवि गोष्ठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो गोष्ठी है वो बहुत खास है। यूं तो सारी गोष्ठियां ही खास रहती हैं, लेकिन आज की खास बात ये है कि आज 23 एपिसोड हो गए हैं और ये पेंडेमिक महामारी के कारण एक अच्छा काज शुरू हो पाया था। और क्योंकि सब अपने घरों में बंद थे, हम सब जुड़ नहीं पा रहे थे, तो एक इंटरनेट का ही सहारा था जिससे हम सब मिल रहे थे। और इस चार कवि गोष्ठी की शुरुआत मैं बताना चाहूंगी सभी को कि महिला काव्य मंच के कारण हुई। उन लोगों ने मुझे महिला काव्य मंच ने जब संपर्क किया और कहा कि आप एक काव्य गोष्ठी किया करें, तो जैसे मेरे एक मन की बात थी जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, वो पूर्ण हो गई। लेकिन उनका जो फॉर्मेट था वो दूसरा था। उन्हें चार कवि नहीं, उन्हें बहुत सारे कवियत्रियां चाहिए थी। और मुझे ऐसा लगा कि चार कवि गोष्ठी में हम जिन कवियों को बुलाते हैं उनको आराम से सुन सकते हैं। इसलिए ये सिलसिला शुरू हुआ और जितने भी श्रोतागण हैं यहाँ पर अभी, उनका इतना प्यार मिला और इतना साथ मिला, प्रोत्साहन मिला कि महीने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि कितनी देर चलेगी ये गोष्ठी। पर चलते 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 2 साल हो गए और 23वां 2 साल वैसे सितंबर में होंगे। पर ये जो आज का है, हम सोच रहे हैं कि अब ये आखिरी हमारी चार कवि गोष्ठी है। जो यूट्यूब चैनल है आस्था की डायरी, उसमें अब हम कुछ और नया शुरू करेंगे। क्योंकि मेरे जितने रिसोर्सेस थे मेरे तो बहुत कम थे। अनूप भार्गव जी के जितने कवि थे, जो शैलजा जी के कनाडा के हिंदी ऑथर्स गिल्ड के कवि थे, और शुभ्रा जी शिकागो वाले जितने कवि थे, कैलिफोर्निया वाले कवि थे, जितनों को हम संपर्क कर सकते थे हमने किया। और लगभग 60 से अधिक कवियों को हमने इस मंच पर बुलाया और उनको बखूबी सुना। और मधु जी जैसे, धनंजय जी जैसे, सुकेश जी जैसे कवियों को हमने दो दो बार भी सुना। यहाँ पर राकेश खंडेलवाल जी भी हैं, जो हमारे अब कवि ना रह के वो चार कवि गोष्ठी के धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए स्थापित कवि हो गए हैं। क्योंकि वो हर बार इतनी अच्छी तरह से सभी कवियों का नाम लेकर एक आशु कविता अपने अंदाज में बोलते हैं कार्यक्रम के अंत में। तो वो तो इस काव्य गोष्ठी का हिस्सा ही हैं। साथ ही इतने अभी जो श्रोता हैं वो तो अलग। मैं अभी हाल ही में वर्जीनिया में एक कोई गेट टुगेदर हुई, वहां गई। और वहां पर मुझे 2-3 लोग मिले और उन्होंने कहा, अरे आप चार कवि गोष्ठी वाली है ना। मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई ये सुनकर, क्योंकि YouTube में भी व्यूअरशिप है। और लोग अगर यहाँ पर ना भी आए लाइव कार्यक्रम में, लेकिन वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं और इसको पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो सभी दर्शकों का, जितने भी कवि यहाँ पर आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोचा था कि सितंबर में एक इन पर्सन गोष्ठी करूंगी, लेकिन सितंबर में क्योंकि हिंदी दिवस होता है और धनंजय जी यहाँ पर हैं, मधु जी यहाँ पर हैं, वो जिस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, वो एक काव्य गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी प्रबुद्ध कवियों से मैं उस काव्य गोष्ठी में मिलूंगी। लेकिन एक बार इन पर्सन, चाहे वो सितंबर अगर नहीं हो पाया तो अक्टूबर में हम सब जरूर मिलने की कोशिश करेंगे। एक गोष्ठी के साथ नहीं, एक प्रीति भोज के बहाने, ताकि हम कैमरे पे बहुत मिल लिए एक दूसरे से रूबरू हूं। अब आज के जो चार कवि हैं, उनमें से सबसे पहले हमारे बीच मधु महेश्वरी जी हैं, जो हमारी रिटर्निंग कवियत्री हैं चार कवि गोष्ठी की। मधु महेश्वरी जी के बाद हमारे साथ हैं मदन सहानी जी। वो यूं तो भारत में रहते हैं, लेकिन आजकल अपनी बेटी के पास शिकागो आए हुए हैं। और वो लघु कथाकार भी हैं, कवि भी हैं, व्यंग्यकार भी हैं। हमारी तीसरी कवियत्री हैं शुभ्रा ओझा जी। वो शिकागो की कवियत्री हैं और उनका, वो भी मधु जी की तरह हिंदी अध्यापिका हैं। और बहुत सारी नवीन
चीजें वो हिंदी के अध्यापन में कर रही हैं, जिसके जब हम उनको बुलाएंगे तो उसके बारे में और चर्चा करेंगे। और आज की चौथी कवि आपके सामने है। ये नहीं था कि मुझे बड़ा लोभ हो रहा था चार कवि गोष्ठी में, पर असल बात यह है कि कोई चौथा कवि फ्री नहीं था इस बहुत अच्छे समर के, क्योंकि यहाँ की समर बहुत छोटी होती है और बस एक दो ही वीकेंड रह गए हैं। तो अब की बार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लाभ उठा लूं और आप सभी से एक कवि की तरह भी मिल ही लूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मधु महेश्वरी जी से। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो यहाँ पर जितने भी श्रोतागण हैं वो सब मधु जी को जानते हैं। मधु जी वॉशिंगटन, मैरीलैंड और वर्जीनिया की अत्यधिक प्रसिद्ध कवयित्री हैं, लेखिका हैं और अध्यापिका हैं। यहाँ पर दो तीन पीढ़ी के जो लोग हैं, जो जो बच्चे हैं, जो अब बड़े हो गए, अब उनके बच्चे आ गए जो हिंदी बोल रहे हैं, वो केवल मधु महेश्वरी जी के कारण बोल रहे हैं। उन्होंने इतने सारे हिंदी भाषी बच्चों को सहारा दिया है, और माता पिता को भी क्या कहते हैं, जितने भी माता पिता मिले जो जिनके बच्चे मधु जी से मिले हैं, वो अक्सर कहा करते थे, क्योंकि मैं भी उसी स्कूल में पढ़ाती हूँ जहाँ मधु जी पढ़ाती हैं, उनकी आशा रहती थी कि क्या आप मधु जी जैसे पढ़ाती हैं? कहती थी नहीं, मधु जी के जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता, वो मधु जी ही पढ़ाती हैं। और इन्होंने बहुत नाटक भी कराए हैं और किताबें भी लिखी हैं, और साथ ही साथ मुझे बताया भी गया है बार बार कि आस्था, जैसी तुम गोष्ठी वेब पे करती हो, वैसी वॉशिंगटन, मैरीलैंड और डीसी में खूब बड़ी बड़ी गोष्ठियों का आयोजन मधु महेश्वरी जी किया करती थी। तो मधु महेश्वरी जी, आपका स्वागत है। मंच आपका है। प्रत्येक कवि के लिए 10 से 12 मिनट हैं काव्य पाठ के लिए। और एफ जी जी हाँ। आस्था इतने सुंदर और सरल, सहज और स्नेह भरे बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्नेह की महक जो तुम फैला रही हो, उसकी कुछ आके दिल को छूती है। शुरू करती हूँ। और हाँ, मैंने हिंदी भाषी विद्यार्थियों को भी पढ़ाया है, कन्नड़ से लेके बंगाली से लेके बहुत गुजराती विद्यार्थियों को भी। और वो अब तुम्हारे पास आएंगे आस्था, वो सब बच्चे। तो ठीक है, मैं शुरू करती हूँ 4 लाइनों से। मेरी हर चाहत को तराश तू इतना, जमी से उठूं आसमां बनूं, मोह का हर कण बिखरा इतना, तेरी बंसी का स्वर एक बनूं। तो शुरुआत थी। वाह जी। फिर एक कविता है, ये थोड़ी मैंने बदल दी है, तो अगर आपने सुनी भी है तो आपको थोड़ी अलग लगेगी। ये मैं अपनी बेटी को एड्रेस कर रही हूँ, जो कि चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट है। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी मैं हेल्थ क्राइसिस चल रहा है अमेरिका में, और खासकर बच्चों में, टीनेजर्स में। तो अपनी बेटी से, मैंने तुझसे, तेरे अंदर की आंख से, तेरे सपनों के आकाश से, तेरे अवसाद से कुछ पल, केवल कुछ पल जुड़ना चाहा था। तेरी आवाज की बहती झिलमिल नदी में अपनी नज्मों के थके बदन को धोना चाहा था, ताकि उस उजली सी धार में नहा तरोताजा हो जाएं कविताएं मेरी। तेरे वक्त की वारदातों को समा, पर ये बीता वक्त भी कैसा गुजरा। पहले तो कोविड ने बहुत प्रियजनों को छीना, उधर गन लॉबी के लोगों ने इतने बच्चों को स्कूलों में गन से देखा, पर सुरक्षा के बदले लालच कितना। कितने अश्वेत लोगों को
बच्चों ने बिला वजह पुलिस के हाथों मरते देखा। इन खौफनाक हादसों को बच्चों ने जाने अपने कोमल मनों में कैसे सहा, और उनका अवसाद उनके मनों में दर्द की नदी सा बहा। तो कभी तूफान बन उमड़ा, तुमने और बाल मनोचिकित्सकों ने कभी दरिया बन, कभी आसमां बन उनके दर्द को सहा। कभी 11 घंटे, कभी 12 घंटे सुना उनका विलाप, सहा वो उमड़ता तूफान जो तुम्हारे महफूज साए में शब्दों में झरता रहा, बन आंसू बहता रहा। वक्त की इस खौफनाक वारदात को तुमने सहा, चाहे तुम्हारे दिल के टुकड़े हुए हजार। पर मेरी ये नज्म तुम्हें और सब बाल मनोचिकित्सकों को करती है सो सलाम, करती है सो सलाम। और बाय द वे मेरी नीस, मेरी बहन की लड़की भी पीडियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट है, तो उससे भी बात हो रही थी, तो वो भी यही सब कुछ बता रही थी, कितना मुश्किल है आजकल बच्चों को सुनना। बहुत अच्छा। अब मैं बेटी से माँ पे आ जाती हूँ। एक छोटी सी कहानी ये सुनाती हूँ। माँ जाने पर तुम्हारे साथ हमारे जर्रा जर्रा इस हवेली का भी रोया है। एक सदी बूढ़ा नीम आंगन वाला सुनने पश्चात तुम्हारी खोया खोया है। वाह। माँ यादों में तुम्हारी पुरखे सदाकत से रहते, कहानी अपनी कहते थे। वे देवता से लोग तुम्हारी झिलमिलाती वाणी में रोशनी से चिलकते थे। शिव ने सागर मंथन से निकला गरल एक बार पिया और नीलकंठ कहलाए। माँ तुमने तो जीवन जीते जीते न जाने कितनी बार कटोरे गरल के गटकाए। पर जिद है, गरल नहीं, तुम्हारे जिए हुए अमृत से कथा तुम्हारी रचूंगी मैं। बहा मेरी कलम में इतना कहा, नदी की बहती धाराओं से सीखूंगी मैं। सर्दी की सौम्य धूप सी मुस्कान और मौन में सनी तुम्हारी प्रज्ञा से जीवन के बचे हुए पन्नों में राग्य सौम्यता का भरूंगी मैं। बहुत खूब, धन्यवाद। और जी आजकल में ही अगर आपको ध्यान है, आस्था तो शायद बच्ची होगी उस समय, पर 89 में चाइना में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी तिनमिन स्क्वायर पे, तो वो एक पुरानी कविता सुना रही है, तो आप लोगों को स्वागत है जाएगी, या आस्था शायद तुम्हें भी हल्की सी याद हो, पर तुम उस समय बच्ची थी। तो कविता का नाम है साहस। नरभक्षी दैत्याकार टैंकों की उस कतार को रोकने तिनमिन स्क्वायर के बाहर की सड़क पर तुम अकेले खड़े थे। सहसा समय रुक सा गया था और साहस इधर उधर देखने लगा था। पल भर के लिए अपनी ऊंघ से उठ भगवान ने जमीन को ताका था और आग ने कांप के अपनी अस्मिता को पल भर संवारा था। छवि वो तुम्हारी दूरदर्शन और अखबार के पन्नों से निकल अब इतिहास के पन्नों को धक्काएगी और आने वाली क्रांतियां अपनी मशाल तुम्हारे साहस से जलाएगी। क्या बात, क्या बहुत अच्छा, बहुत खूब। धन्यवाद। और एक कविता है, तो ये सुनाती हूँ। प्यार के गीत यूं न कोई लिखा करे, लिखने को है बादल बारिश कोहरे। बिन महसूसे क्यों कोई गीतों में प्यार को यूं बुना करे। प्यार तो यज्ञ कुंड में जो सती देने शिव को सम्मान, वो प्यार तो
पल मीरा जो पुकारे, गिरधर गोपाल वो प्यार है। रूह में नूर की धार है ये, उसकी रहमत का आबशार है ये। बुद्ध को मिला निर्वाण है ये, कायनात का आगाज है ये। कोई उसकी सदाकत को क्यों छुआ करे, प्यार के गीत क्यों न कोई बुना करे। प्यार तो प्यार है, क्यों कोई उसकी अना को, यानी कि उसके अस्तित्व को यूं छुआ करे। वाह वाह। एक छोटी सी और कविता है, कहो तो सुना दूं और जाऊंगी। बिल्कुल सुनाइए। छोटी सी कविता है जी जी और उसका नाम है दस्तक। जी। कांपते थरथराते धड़कते सपनों ने, कामों की भीड़ से हरहराते मन को, आज अपनी नाजुक हाथों से फिर दस्तक दी है। तब से मन सतर्क झांक रहा है, तब तब छटेगी कामों की, फुर्सत की उजली भी सी आंगन में आ बैठेगी। पूरा अनिश्चय का कब निश्चय की रश्मियों से तपेगा, और कुंवारी कन्याओं सी मन की उमकती कथाएं कब साथ फेरे लेंगी। वाह वाह वाह, बढ़िया। क्या बात है, बहुत सुंदर। धन्यवाद अस्मिता, धन्यवाद आस्था। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और आपने अस्मिता यूं ही और हमारे दादा लोग भी आए हुए हैं हमारे घर, तो वो भी सुन रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। अरे वाह। तो Yes, the dadas are giving you blessing. Now they're going to do meditation. Okay, thank So you. we are going to we are blessing you. हाँ, bless, thank you. नमस्ते। Wonderful. तो आपने मुझे अस्मिता कहा, मेरा नाम पहले मेरे पापा मम्मी अस्मिता रखने वाले थे। Sorry. नहीं नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि अस्मिता पहले मेरा नाम रखने वाले थे, पर नाना जी ने कहा आस्था रखो, तो मैंने अपनी डायरी का नाम अस्मिता रखा। फिर मेरी जब दीदी की बेटी हुई तो उनका नाम अस्मिता है। अब वो 19 साल की हो गई है, इसलिए तो मेरी मन डायरी में- आस्था की मन डायरी में हो गई है। बहुत रंग पकड़ ली, बहुत जो तुम्हारे माता पिता के मन में आई, तो जी ऐसे मेरे मन ने पकड़ ली। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मधु जी आपको सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच में, जैसा मैंने आप सभी को बताया, भारत से आए हुए एक प्राध्यापक, लघु कथाकार, व्यंग्यकार और कवि, जो ना जाने कितने ही सम्मानों से सम्मानित हैं। मैं छोटी सी एक दो जो उनकी उपलब्धियां हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, पर उनकी कविताओं को हम ज्यादा देर तक सुनेंगे, पर मैं बताना चाहूंगी कि वो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा 2012 में विशेष हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित हुए, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित व्यंग्यकार हैं। और उन्होंने हाल ही में गुरुग्राम गौरव, एक कॉफी टेबल बुक जो है उसका भी संपादन किया है, और कई संपादन किए हैं, कई उनके काव्य संग्रह हैं, कई पुस्तकें हैं। हम लेकिन उनको जानेंगे आज उनकी कविताओं द्वारा। तो मदन साहनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक तो हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आज आप हमारे बीच में आए। हम चाहेंगे आपकी कविताएं सुनना। आस्था जी, धन्यवाद तो आपका। मैं राष्ट्रीय कवि हो सका या नहीं हो सका, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जरूर बना दिया आपने। और नवल जी शायद इस बात को सुन के जरूर मुस्कुरा रहे होंगे कि नवल जी ने ही मुझे यहाँ पकड़ लिया कि आप आए हुए हो तो दोनों काम करो। और मुझे बहुत बड़ा आराम मिला, बहुत बड़ा चैन मिला, यूं कहूँ कि बहुत से नए लोगों से जुड़ने का अवसर भी मिला जी। और कविता मेरे लिए असल में खुद से की गई बातचीत है। जब कभी मन करता है, खुद कुछ महसूस करता हूं, तो उसे फिर कागज पर उतार लेता हूं, और जो भाव होते हैं जो कागज पर उतर आते हैं, और वही कविता कहलाती है। मैं एक कविता आपको दे रहा हूं, यहाँ से हमारा परिचय शुरू होगा और कविता का
शीर्षक मैंने रखा है प्यार। और शायद ये प्यार ही आज दुर्लभ सा होता जा रहा है, लेकिन मैंने किस ढंग से उसको सोचा है, कैसे लिखा है, सुनिए आप। फूलों से नाजुक, खुशबू से महीन, सबसे हसीन एक शब्द है प्यार। फूलों से नाजुक, खुशबू से महीन, सबसे हसीन एक शब्द है प्यार, जिसकी सबको दरकार है जीवन आधार, पर उपलब्ध कहाँ है। ढूंढने से मिलता कहीं नहीं, लगता है जो है ही नहीं प्यार जो होता। ढूंढने से मिलता कहीं नहीं, लगता है जो है ही नहीं प्यार जो होता। तो क्या होती कहीं कभी लड़ाई, लड़ते क्या आपस में मां जाए सगे भाई। रिश्तों में तनाव न होता, आपस में टकराव न होता, जीवन पर प्यार जो होता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और लिखा है कि प्यार होता तो क्यों होते थाने जेल अदालतें, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना होती कहीं वकालतें, होते नहीं पुलिस के दलबल, पलती नहीं अदावतें। पर ये सब तो चल रहा है, नफरत का घर पल रहा है। प्यार मिले तो रब मिलता है, और कुस्मित होकर मन खिलता है। वाह। प्यार होता तो क्यों होते थाने जेल अदालतें, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना होती कहीं वकालतें, होते नहीं पुलिस के दलबल, पलती नहीं अदावतें। पर ये सब तो चल रहा है, नफरत का घर पल रहा है। प्यार मिले तो रब मिलता है, कुस्मित होकर मन खिलता है। प्यार हो तो जरूरत क्या मंदिर मस्जिद बुत खाने की, प्यार खुद खुदा है उसको पड़ी क्या सिर झुकाने की। प्यार हो तो जरूरत क्या मंदिर मस्जिद बुत खाने की, प्यार खुद खुदा है उसको पड़ी क्या सिर झुकाने की। प्यार बांटिए तो बढ़ता है, बांटे से ये कब घटता है। पर तुमने तो ठोक दी है प्यार के सीने में कील, आंखें बंद कान बंद, सुनते नहीं कोई दलील। पर इतना तुम भी जान लो, सत्य को पहचान लो, प्यार जो मर जाएगा तुम भी बच ना पाओगे। नकार कर तुम प्यार को, खुद नकारे जाओगे। हो सके तो इसे बचा लो, आज अपने ही लिए, हो सके तो इसे बचा लो। आप सारे जग के लिए, हो सके तो इसे बचा लो, हो सके तो इसे बचा लो। क्या बात है, क्या बात है मदन सर, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। ये मैंने एक प्रयास किया, इस दुनिया से लुप्त होता जा रहा है जो, उसके लिए सचेत करने का एक प्रयास है। और दरअसल बहुत सी चीजें, बहुत कुछ जो अच्छा था वो छूटता चला जा रहा है, लगातार छूटता चला जा रहा है। और हम नई प्रौद्योगिकी और उन्नति के नए शिखरों को छूते हुए गर्व महसूस करने पर मुझे लगता है कि अगर ये संवेदनाएं मर जाएंगी तो शायद मानव ठीक से जी पाएगा। इस बात की मुझे बहुत, जिसे कहना चाहिए कि अभी संदेह है, शंकाएं। जीवन तो वही है जो हम संवेदना के स्तर पे, भाव के स्तर पे जीते हैं। ऐसी एक रचना, अब इसका संदर्भ मैं पहले इसलिए देना चाह रहा हूं कि बहुत धार्मिक गुरु और बड़े बड़े संस्थाओं के जो मठाधीश हैं, वो आपको आमंत्रण देते हैं कि हमारे इसमें अगर आप आएंगे तो हम आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएंगे, स्वर्ग तक पहुंचाने की आपकी वो गारंटी लेते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ कभी, और जो मैंने अनुभव किया उसको फिर मैंने लिखा। रचना अपनी बात थोड़े से व्यंग के साथ करती है, लेकिन आपको पहुंचेगी ऐसा मैं विश्वास करके चल रहा हूं। मैंने लिखा कि घर से बाहर निकलते ही उपलब्ध हैं सड़कों के मौन निमंत्रण। घर से बाहर निकलते ही उपलब्ध हैं सड़कों के मौन निमंत्रण, देती आश्वासन पहुंचा दूंगी एक निश्चित मंजिल पर, घर मेरे साथ चलो। हर दूसरी तीसरी सड़क देती है इसी प्रकार का आश्वासन, चलो मेरे साथ चलो। हर सड़क के प्रारंभ में ही लिखा है मंजिल का नाम, उस पर जाना
निश्चय ही निश्चित लक्ष्य पाना, फिर ऐसी राह क्यों जाना। मैं नहीं जाता उन राहों पर जिन्हें पहले से रोंदा गया हो। मैं नहीं जाता उन राहों पर जिन्हें पहले से रोंदा गया हो। बनाना चाहता हूं राह नई, बिल्कुल नई। जानता हूं ऐसा करने को कुछ वृक्ष गिराने होंगे, कुछ पत्थर हटाने होंगे, ढोनी होगी कुछ मिट्टी, कुछ कांटे उठाने होंगे, पर राह जो ऐसे में बनेगी मुझसे जानी जाएगी। यहाँ कविता को आप देखिए, मैं फिर दोबारा पढ़ रहा हूं इसको। मैं नहीं जाता उन राहों पर जिन्हें पहले से रोंदा गया हो। बनाना चाहता हूं राह नई, बिल्कुल नई। जानता हूं ऐसा करने को कुछ वृक्ष गिराने होंगे, कुछ पत्थर हटाने होंगे, ढोनी होगी कुछ मिट्टी, कुछ कांटे उठाने होंगे, पर राह जो ऐसे में बनेगी मुझसे जानी जाएगी। हर कदम एक मंजिल पीछे छूट जाएगी, फिर मंजिल का लोभ किसे है, मंजिल तो अंत है। मंजिल का लोभ किसे है, मंजिल तो अंत है। मजा सफर का है और सफर का मजा अनंत है। मुझे मंजिल नहीं सफर की तलाश है। मुझे मंजिल नहीं सफर की तलाश है। मुझे मंजिल नहीं सफर की तलाश। बहुत अच्छा। वाह। तो एक ये भी प्रयास था, मैंने आपके साथ साझा किया। बने बनाए रास्तों पर न चल के अपना रास्ता बनाने की जिद है, और शायद उसमें कष्ट ज्यादा हो लेकिन मजा बहुत है। और अगर आप कहें तो एक रचना और भी पढ़ दूं। जी। ये पता नहीं अमेरिका वालों को उस तरह से सुहाएगी कि नहीं, लेकिन हम जो लोग भारत में रहते हैं अपने गांव को अपने भीतर बसाए रखते हैं, और जब कभी महानगरों की भीड़ भाड़ से तंग आते हैं तो ये सोच लेते हैं कि फिर जब गांव लौटेंगे तो वही गाना, सब कुछ हमें जो का त्यों मिलेगा। अमेरिका वालों को ज्यादा भाएगी। तो फिर शायद अमेरिका वाले भी अपने गांवों को अपने पास रखते हैं। बिल्कुल। तो ये भी मेरा दर्द है कि मेरा गांव अब क्या से क्या हो गया। मैं आपको बताता हूँ, कविता के माध्यम से बताता हूँ, आप सुनिए इसको। मेरा मन ऊब गया इस शहर से, भाग जाना चाहता हूँ दूर अपने छोटे से गांव में, जहाँ दिन उगता था मुर्गे की बांग से। यहाँ इस शहर में ये पहचानना मुश्किल है कौन सा हूटर दिन निकलने से पहले और कौन सा बाद का है। मेरा मन ऊब गया इस शहर से, भाग जाना चाहता हूँ दूर अपने छोटे से गांव में, जहाँ दिन उगता था मुर्गे की बांग से। यहाँ इस शहर में ये पहचानना मुश्किल है कौन सा हूटर दिन निकलने से पहले और कौन सा बाद का है। वहां दिन शुरू होता था फसलों की महक और पक्षियों की चहक से। यहाँ शुरू होता है बेमुद्दा फिजूल बहस से। सच मेरा मन ऊब गया इस शहर से। मैं गांव से भागा था शहर को लूटने, और इस शहर ने मुझे लूट लिया है। मैं गांव से भागा था शहर को लूटने, और इस शहर ने मुझे लूट लिया है। अब बचा ही क्या है मुझ में मेरे गांव का। मैं नहीं उगा सका गमलों में फूल, क्या कैक्टस ही उगते हैं। सड़कों के किनारे बेगनबेलिया लगा है, फूलों से भी कांटों का काम लेते हैं लोग। सच मेरा मन ऊब गया इस शहर से, मेरा मन ऊब गया इस शहर से। बहुत ये अच्छा। चाहता है घर के सामने म्यूनिसिपैलिटी पार्क में लगे इकलौते पेड़ की छां तले अधनंगा लेट जाऊं और कोई पुराना गीत गाऊं। पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माली जाने दे डाले कितनी बड़ी गाली, और पड़ोसी बेशर्मी आवारागर्दी की रपट लिखा दे। क्योंकि इस शहर में नंगा होना जुर्म नहीं है, पर होना चाहिए फैशन में। इस शहर में नंगा होना जुर्म नहीं है, पर होना चाहिए फैशन में। ऐसे दोहरे और कंफ्यूज लोगों से मेरा मन ऊब गया है, मेरा मन ऊब गया इस शहर से। चांदनी रात में छत पर लेटकर तारे गिनने का मन करता है। अमेरिका में ये सुख तो कम से कम मैं जहाँ रह रहा हूँ कंट्री साइड में, ये बहुत है कि हम चांद को भी ठीक से देख सकते हैं, तारे भी देख सकते हैं। लेकिन कलकत्ता कानपुर जैसी अट्टालिकाओं के बीच में जहां पर पॉल्यूशन इतना है कि रात को आसमान पर धुआं छाया रहता है, मैंने उसकी कल्पना लेकर ये बात लिखी है कि
जी चाहता है चांदनी रात में छत पर लेटकर तारे गिनने का, चांदनी रात में छत पर लेटकर तारे गिनने का मन करता है, पर इस शहर में चांद तो कभी दिखा नहीं, फिर तारों की भी साथ क्या। हाँ, रोशनी के नाम पर सड़कें जगमगा रही हैं और भीतर के अंधेरे छुपा रही हैं। सच, मैं ये शहर छोड़ चला जाऊंगा दूर अपने छोटे से गांव में। यह सोच मैं लेट गया अपने महंगे किराए वाली तंग कोठरी में। तभी किसी ने दरवाजा थपथपाया, मैं घबराया। जरूर गांव से छोटा भाई आया होगा, उसने भी शहर लूटने का प्लान बनाया होगा। उसने शहर लूटने का प्लान बनाया होगा। दरवाजा खोला तो वही खड़ा था। गांव में होता तो यकीनन उसे मेरे पांव छूने थे, पर शहर में तो सब मैं बहुत पहले देख चुका था। सो चुप रहकर सहकर पूछा, छोटे, गांव में सब कैसे हैं? बोला, भैया अब तो गांव में भी सब शहर जैसे हैं। अब तो गांव में भी सब शहर अब तो गांव में भी सब शहर जैसे हैं। तो ये परिवर्तन मुझे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया सुखी कहीं किसी की कोई मदन पीछे भाई से आवाज बहुत आ अच्छा। रही है, अगर वो म्यूट कर ले तो बेटर होगा। शक्ल तो दिखाई तो बीच में कहीं डिस्टरबेंस तो आ रही है, पता नहीं कैसे। जी मुझे भी पता नहीं लग रहा है, पर चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हमने आपकी कविता बहुत अच्छे से सुनी। हरीश नवल जी कुछ कह रहे थे, मैं बीच में बोल पड़ी। जी हाँ जी, आपका नहीं, मैं बहुत सिर्फ सही यही कह रहा था कि हाँ जी। मदन साहनी जी ने बहुत अच्छी कविता जो है वो सुनाई, और जो ये गांव और शहर वाली बात को जो लिया, ये बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मदन साहनी जी से कविता सुनी है, अच्छा लग रहा है। नवल जी, एक कविता मैं छोटी सी आपको समर्पित कर रहा हूँ, और ये कविता मेरी अंतिम कविता होगी आज के इस काव्य पाठ में। जी। और ये कविता नवल जी को विशेष रूप से मैं समर्पित इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें वो व्यंग है जो नवल जी के माध्यम से हम सब लोगों ने सीखा है। कहीं से जिसकी भी पीछे से आवाज आ रही है, बैकग्राउंड नॉइस, अगर आप उसे बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। वैसे मदन जी बहुत अच्छी कविताएं सुना रहे हैं, अगर हम वो बैकग्राउंड नॉइस एकदम खत्म हो जाए तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का फोन ऑन है, उनको पता नहीं चल रहा है। Yeah, I want him to stay, get 5 more days, Monday through Friday. मैं आपके अलावा सबको ना म्यूट कर देती हूँ। चलिए फिर मेरी, कृपया इसको अन्यथा ना लें। नवल जी, मेरी रचना यूं है। जी। मछलियां तड़प रही हैं ताल में, मछलियां तड़प रही हैं ताल में, क्या कहा खेल रही हैं? हो सकता है, पर लगता है कुछ काला है दाल में। मछलियां तड़प रही हैं ताल में, क्या कहा खेल रही हैं? हो सकता है, लगता है कुछ काला है दाल में। सुनो, शहर में सर्कस आया है, देखने चलोगे? कहते हैं शेर नाचता है। शेर नाचेगा नहीं, अगर नाचता है तो शेर नहीं। शेर नाचेगा नहीं, अगर नाचता है तो शेर नहीं। क्यों बेकार बहस करते हो? नहीं, मैं कानून नहीं बनाता, सो बहस किस बात की? हाँ, तुम सच जानना नहीं चाहते। गरीब की कमर झुकी रहती है, इसलिए उसे और झुकाना बहुत आसान है। एक सिक्का फेंको जमीन पर और देखो एक साथ कितनी कमर झुक जाएंगी। फिर उनके सर पर ताज या पगड़ी थोड़े होती हैं जो गिर जाएंगी। वाह। हाँ, तुम सच जानना नहीं चाहते। गरीब की कमर झुकी रहती है, इसलिए उसे और झुकाना बहुत आसान है। एक सिक्का फेंको जमीन पर और देखो एक साथ कितनी कमर झुक जाएंगी। फिर उनके सर पर ताज या पगड़ी थोड़े होती हैं जो गिर जाएंगी। बेतुकी बात, पगड़ी की बात करते हो, पगड़ी है किसके सर पर आज?
पगड़ी है किसके सर पर आज? पगड़ियां तो सब उछल रही हैं सड़कों पर, तभी तो भीड़ है, और लगता है पगड़ियां भिड़ेंगी आज। कवि कहता है पगड़ियां मछलियां नहीं होती जो रहती हैं जल की ताल की, पगड़ियां तो उछल कर बदल लेती हैं सर। अरे क्यों बेकार बात बढ़ा रहे हो, उलझा रहे हो? मछलियों की सोचो जो तड़प रही हैं ताल में, मछलियों की सोचो जो तड़प रही हैं ताल में। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मदन भाई, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा। बस तड़प आपका हम तक पहुंच रही है, प्यार पहुंच रही है मिलने तड़प। मेरी रचना सार्थक हो गई। नहीं, बहुत बहुत बधाई मदन जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर कविताएं। आपको मौका मिला था मुझे मैजिक मैन पे सुनने का, आपकी समीक्षाओं का, आज आपको यहाँ सुना तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद जी। आप वही फिर से कि आप आए, आपने आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने आपकी कविताओं को भरपूर जिया, तो बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी बिना समय ज्यादा लिए अगली कवयित्री को बुलाती हूँ। वो कवयित्री है शिकागो से और उनका नाम है शुभ्रा ओझा जी। शुभ्रा जी ने एक रूट्स टू हिंदी, मैं ठीक बोल रही हूँ शुभ्रा जी? जी बिल्कुल जी, रूट्स टू हिंदी नाम का एक प्रोजेक्ट है, एक आप परिवार बोल सकते हैं। जी, परिवार है, वो शुरू किया है जो बहुत प्रसिद्ध है। तो ये हिंदी पढ़ाती हैं और नए नए तरीकों से पढ़ाती हैं, और ऐसा नहीं है कि अपनी तरकीबें सिर्फ अपने पास रखती हैं, ये बिना हिचक के सबसे बांटती भी हैं। और साथ में कई तरह के सोशल वर्क में भी ये से जुड़ी रहती हैं। और एक कारण ये भी है कि हमारा अब की बार तीसरे शुक्रवार को क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तीसरे शुक्रवार को इनका व्रत था जन्माष्टमी का, तो इन्होंने कहा मैं उस समय नहीं आ पाऊंगी। और हम इन्हें कई महीनों से इस 4 कवि गोष्ठी में लाने की कोशिश कर रहे थे, तो आज ये हमारे पास आ ही गई हैं। हम इनकी लेखनी आए दिन पत्र पत्रिकाओं में देखते रहते हैं और अमेरिका में इनका बहुत नाम है। हाल ही में एक शायद आपका बड़ा प्रसिद्ध कुछ इंटरव्यू भी हुआ है। नहीं, रूट्स की बातें करके मेरा कार्यक्रम है जिसमें मैं लोगों से बातें करती हूँ, और जिसमें ये मेरा सौभाग्य रहा है कि इसमें कुछ जो अभी मंच पे मौजूद है लाइक हरीश सर, अनूप सर, इन लोगों से मुझे बात करने का मौका भी मिला है। और मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आस्था जी, आपने इस अपनी 4 गोष्ठी में मुझे बुलाया, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपकी कविताएं सुनना चाहेंगे। जी। देश, गांव और घर की यादें साथ रखते हैं। देश, गांव और घर की यादें साथ रखते हैं। हम परदेसी अपना दिल माँ के पास रखते हैं। इन 2 पंक्तियों के साथ मैं शुभ्रा शिकागो से यहाँ मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों को सादर प्रणाम करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ इस मंच पे बहुत ही बड़े बड़े और गणमान्य जन उपस्थित हैं, मेरे भूल चूक कविता को जो भी है उसको क्षमा करते हुए अपना आशीर्वाद और प्यार मेरे माथे पे, मेरे सर पे बनाए रखेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। मेरी कविता का जो शीर्षक है, देश मेरे तुझे अपनी माँ कहेंगे। रहें कहीं भी दुनिया में, रहें कहीं भी दुनिया में, हमेशा दिल में तुमको रखेंगे। रहें कहीं भी दुनिया में, हमेशा दिल में तुमको रखेंगे। भूल जाए भले सारी बातें, भूल जाए भले सारी बातें, तेरा नाम जवा पर रखेंगे। देश मेरे तुझे अपनी माँ कहेंगे। तुम्हारी शान में लिखेंगे गीत कई, तुम्हारे शान में लिखेंगे गीत कई, बच्चों को सुनाया करेंगे। परदेश में बताएंगे आर्यवर्त की गौरव गाथा।
परदेश में बताएंगे आर्यवर्त की गौरव गाथा, सम्मान में तुम्हारे सदैव सिर उठाएंगे। देश मेरे तुझे अपनी माँ कहेंगे। सभी त्योहारों संग राष्ट्रीय पर्व हर साल हम मनाएंगे। रहें भले अपने माटी से दूर, राष्ट्रगान ससम्मान हम गाएंगे। देश मेरे तुझे अपनी माँ कहेंगे। तीन रंगों को सजाएंगे दो चक्षुओं में, लाखों के बीच तिरंगे को चिन्ह जाएंगे। याद रखेंगे वीरों की कुर्बानियां, हर हाल में भारत का मान बढ़ाएंगे। देश मेरे तुझे अपनी माँ कहेंगे। निभाएंगे हर धर्म भारतीयता का, पूरे विश्व को कुटुंब बनाएंगे। बना रहे भारत से रिश्ता हर हाल में, इसलिए भारतवंशियों को संस्कृति समझाएंगे। देश मेरे तुझे अपनी माँ कहेंगे। सात समंदर पार रहकर भी घरों को अपने देसी चीजों से सजाएंगे। ढूंढ लेंगे अपनों को इस सरजमी पर, कुछ इस तरह हम रिश्ते बनाएंगे। देश मेरे तुझे अपनी माँ कहेंगे। अंतिम 4 पंक्तियां। कर्म भूमि हो भले कोई राष्ट्र, मातृभूमि से ही सदैव जाने जाएंगे। कर्म भूमि हो भले कोई राष्ट्र, मातृभूमि से ही सदैव जाने जाएंगे। कहीं से कभी भी पुकार लेना तुम, हर हाल में भारत की बेटी का फर्ज निभाएंगे। देश मेरे तुझे अपनी माँ कहेंगे। बहुत खूब। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और अब आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर मैंने देश की तुलना माँ से कर दी है तो माँ की तुलना किससे की होगी? लाजिब से है, ये जहन में आना चाहिए। और मैं ये इस कविता के साथ ये कुछ पंक्तियां हैं माँ को समर्पित, मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ, क्योंकि इन दोनों के जब ये पंक्तियां मैंने लिखी थी तो एक के बाद ही एक विचार आए थे, तो मैंने उसको क्रमबद्ध कर दिया था। उम्मीद है आप भी इसे पसंद करेंगे। मेरी इस कविता का शीर्षक है मेरा ईश्वर। सिर झुकाएंगे तेरे ही आगे जब भी घर से हम निकला करेंगे। सिर झुकाएंगे तेरे ही आगे जब भी घर से हम निकला करेंगे। बाहर से लाकर हर कामयाबी तुम्हारे ही चरणों में रखा करेंगे। माँ, तुम्हें ही हम अपना ईश्वर कहेंगे। शुक्रिया। हर तरह की खुशियां चुन चुन कर लाएंगे। सारे के सारे तेरी आंखों में सजाएंगे। हर हाल में खुश रखेंगे तुमको माँ, तुम्हें कभी भी ना रुलाएंगे। माँ, तुम्हें ही हम अपना ईश्वर कहेंगे। बहुत शुक्रिया। जो बन पड़ेगा वह जरूर करेंगे। तुम्हारी तरह लोगों की मदद करेंगे। बनकर वट वृक्ष कई रिश्तों को छांव देंगे। माने दुनिया चाहे जिसे भी अपना आदर्श, हम तो सिर्फ तुम जैसा बनेंगे। माँ, तुम्हें ही हम अपना ईश्वर कहेंगे। तुम्हारी जैसे ही पहनेंगे हरी चूड़ियां, चौड़ी बॉर्डर वाली सिल्क साड़ी चुनेंगे। गुनगुनाएंगे तुम जैसे ही जब हम बहुत खुश हुआ करेंगे। माथे पर लाल बिंदी लगाएंगे, तुम्हारे जैसा ही सुंदर दिखेंगे। माँ, तुम्हें ही हम अपना ईश्वर कहेंगे।
हम रोज करेंगे बातें तेरी, हर रोज करेंगे बातें तेरी, तुम्हारी ही पूजा करेंगे। हर रोज करेंगे बातें तेरी, तुम्हारी ही पूजा करेंगे। सुबह शाम हर दम करेंगे दिया बाती, सुबह शाम हर दम करेंगे दिया बाती। हर मूर्ति में तुमको ही देखा ही हम अपना ईश्वर कहेंगे। माँ, तुम्हें ही हम अपना ईश्वर कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छी रचना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। बहुत बहुत आपकी भावना बहुत ऊंची है। सर बस छोटा सा प्रयास है जी। अगर आप कोई छोटी सी कविता सुनाना चाहती हैं तो सुना दें, बहुत छोटी। जी, ये मैंने अभी आज के कार्यक्रम के लिए तो अपनी यही 2 चुनिंदा कविता ही सेलेक्ट करके रखी थी। अब फिर कभी किसी और मंच पे। बहुत अच्छा। देखिए, इतना निस्वार्थ कवि तो कभी नहीं मिलता। नहीं तो ये मैं अपने आप को बहुत इस टाइम पे मैं अगर अपनी फीलिंग बताऊं तो मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। सच में मैं ये बात बता रही हूँ, क्योंकि इतने प्रबुद्ध जनों के बीच में ये सारे जाने माने नाम है जिनको मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जिनका नाम मैं पढ़ रही हूँ, इनके सामने कविता का पाठ करना मेरे लिए ही बहुत सौभाग्य की बात है और सम्मान की बात है। बहुत अच्छी बात कही। तो मैं एक बार असल में ये सभी प्रबुद्ध जन जो हैं, जो हमारे श्रोता के रूप में प्रस्तुत हैं, उनका नाम भी ले दूं। सभी आपकी भी सराहना कर रहे हैं और ये वाकई चार कवि गोष्ठी के मंच के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अनूप भार्गव जी, नरेंद्र टंडन जी, राकेश खंडेलवाल जी, अजय पुष्पा दशोत्तर जी, अन्नदा पाटनी जी, अशोक महेश्वरी जी, धनंजय कुमार जी, हरीश नवल जी, स्नेह सुधा नवल जी, धनंजय कुमार शायद मैंने नाम ले दिया उनका, और गुलशन मधुर जी, सुकेश चोपड़ा जी, ये सभी ऐसे नाम हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो स्वयं बहुत अच्छे रचनाकार हैं और उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभा जी। अब देखिए, आज क्योंकि ये आखिरी चार कवि गोष्ठी का हमारा सत्र है और इसके बाद आस्था की डायरी से हम कुछ और नया शुरू करेंगे। चार कवि गोष्ठी आज समाप्त हो रही है, तो समापन में मैंने सोचा कि चौथी कवि के रूप में मैं ही प्रकट हो जाऊं और थोड़ी सी कविताएं अपनी साझा कर लूं। यूं तो आस्था की डायरी पर मैं अपनी कविताएं आप सभी से बांटती रहती हूं, उसमें भी आप बहुत प्यार और प्रोत्साहन देते हैं। तो क्योंकि मैं ही होस्ट हूं तो अपने आप को खुद बुलाती हूं और बिना समय जाया किए आपके सामने कुछ कविताएं प्रस्तुत करती हूँ। चलिए, मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा, पर देखें कहाँ से शुरू करते हैं। एक कविता है, मीडिया। बूंदे तो हर जगह एक सी होती हैं, फिर तुम्हें वही क्यों दिखती हैं जिन पर रोशनी पड़ती है। बूंदे तो हर जगह एक सी होती हैं, फिर तुम्हें वही क्यों दिखती हैं जिन पर रोशनी पड़ती है। दर्द तो सबको ही होता है, पर तुम्हें वही सच्चा क्यों लगता है जो चीखता और चिल्लाता है। वाह। जो आजकल मीडिया का हाल है, उस पे जाकर कभी महसूस करो उन बारिश की बूंदों को, अंधेरे में बरसकर चुपचाप विलीन कर देती जो धरती में खुद को। कभी तो महसूस करो उन खामोश चीखों को जो बिना कहे किसी से पी जाती हैं आंसुओं को। भीग के देखो कभी तुम भी उन बूंदों में जो बयान करती हैं दर्द को खामोशी से। कभी तो तुम भी भीतर में झांकना, सच्चाई को आंकना सीखो। कभी तो तुम भी भीतर में झांकना, सच्चाई को आंकना सीखो। बूंदें तो हर जगह एक सी होती हैं, पर तुम्हें वही क्यों सच्ची लगती हैं जो जगमग होती खुद को दिखाती हैं। दर्द तो सब में होता है, पर तुम्हें वही क्यों दिखता है जो जोर शोर से खुद को बयां करता है। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर आस्था, बहुत अच्छी। एक और कविता है, खुद से दूर।
ये ऐसी कविताएं हैं जो मैंने अधिक मंच पे नहीं सुनाई हैं। मैं चिड़िया, क्योंकि इतनी प्रबुद्ध श्रोतागण हैं और चार कवि को सुनते आए हैं, तो मुझे लग रहा है आज तो सुन ही लेंगे। खुद से दूर। मैं चिड़िया बन उड़ जाना चाहती हूँ, कभी ताई, कभी भाई, कभी सखी के घर के पेड़ पर छिप जाना चाहती हूँ। चाहती हूँ सभी के सुख दुख की साथिन बनना, खुशी में चहचहाहट और दुख में मौन हो अपनी संवेदना जताना चाहती हूँ। मैं नीर बन बह जाना चाहती हूँ, कभी सूखे में बादल से बरसकर, कभी प्रेमी युगल को छूकर, और कभी किसी दुखिया के आंसू हो जाना चाहती हूँ। चाहती हूँ नीर बन सबके दुखों को बहा ले जाना। मैं हवा बनकर भी उड़ना चाहती हूँ, कभी पहाड़, कभी रेगिस्तान, कभी गर्मी, कभी जाड़ा, तो कभी बरसात की भीनी भीनी खुशबू लिए हर सू फैलना चाहती हूँ। चाहती हूँ जेठिया दोपहरी में बनना ठंडी बयार। चाहती हूँ जेठिया दोपहरी में बनना ठंडी बयार, और बर्फ में लू हो जाना चाहती हूँ। हल करना चाहती हूँ सबकी उलझन बन के राहत की सांस। मैं आकाश, धरती, हवा, दुख, सुख सब बन जाना चाहती हूँ। बस जो हूं वो ना रहकर क्यों कुछ और बन जाना चाहती हूँ। बस जो हूं वो ना रहकर क्यों कुछ और बनना चाहती हूँ। मैं चिड़िया बन उड़ जाना चाहती हूँ, मैं नीर बन बह जाना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, वाह क्या बात है, बहुत अच्छी। श्रेष्ठ नवल बनेगी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये बढ़िया। ऐसे भाव जब विदेश में नई नई आई थी और कोई सखी नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी, अकेलेपन में सिर्फ ऐसे विचार ही आते थे। तो ये उस समय की एक कविता है। एक कविता है सुविधा परस्त, हो सकता है आप में से सुनी भी हो। एसी वाली कार के भीतर बैठ मुरझाया सा मन लिए, जब चिलचिलाती धूप में मुस्कुराते फूल को देखा तो हैरत से भर गई मैं। हैरत से भर गई कि कैसे इतनी सड़ी गर्मी, धूल और ट्रैफिक की चिल पौ में भी कोई इतना सुंदर दिख सकता है और मुस्कुरा सकता है। मेरे असमंजस को भांप कर तुरंत फूल ने कहा, जैसे तुम हैरान हो मुझ पे, मैं भी प्रश्न करता हूं तुम्हारे जैसे लोगों को देखकर हर दिन। मैं भी प्रश्न करता हूं तुम्हारे जैसे लोगों को देखकर हर दिन। न जाने कैसे रह लेते हैं हमेशा दुखी और चिड़चिड़े से ये बंद ठंडी गाड़ियों में सुविधाओं से सराबोर रहने वाले लोग। देखो जरा खुद को, देखो जरा खुद को, एक अदने से ट्रैफिक जाम में ही तुम्हें हताश करने की ताकत है। एक अदने से ट्रैफिक जाम में ही तुम्हें हताश करने की ताकत है। मैं तो तेज धूप में और खिलूंगा अभी, मैं तो तेज धूप में और खिलूंगा अभी, क्योंकि मैं साथ निभा रहा हूं फुटपाथ पर सोई उस नन्ही बच्ची का। मैं साथ निभा रहा हूं फुटपाथ पर सोई उस नन्ही बच्ची का, जो भोजन में 2 बिस्किट खाकर सोई है अभी, और हर्षित है इसी बात से कि उसके बोए पौधे में मैं खिल गया हूं। वाह वाह, क्या बात। बहुत अच्छे बेटा, सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद। क्या बात है आस्था, बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल अलग दृष्टिकोण लिए हुए, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई एक छोटी सी कविता और मिल जाए। जो भी मिल जाए। जी, तो क्योंकि मैं पॉलिटिकल कविताएं लिखती नहीं हूं, पर एक गलती से लिख दी तो वो सुना देती हूँ। पार्टी पार्टी। देश के लिए कुछ करना चाहते हो क्या? अपने देश का परचम विश्व में फैलाना चाहते हो क्या? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, देश का होकर क्या करोगे? आओ अपनी जेबें भर लो, अपना नाम बड़ा तुम कर लो।
आओ अपनी जेबें भर लो, अपना नाम बड़ा तुम कर लो, आओ पार्टी पार्टी खेलो। कोई भी एक दल, कोई भी एक दल यानी राजनीतिक दल तुम चुन लो, आओ पार्टी पार्टी खेलो। दूसरी पार्टी के सारे कार्यक्रमों पर रोक लगा दो। अच्छा बुरा सच्चा झूठा कड़वा मीठा इन सब की चिंता मत करना। अच्छा बुरा सच्चा झूठा कड़वा मीठा इन सब की चिंता ना करना, बस अपनी अपनी पार्टी चुन लो, फिर विपक्ष से संग्राम तुम कर लो। कौन सी पार्टी कौन से मुद्दे, कौन सी पार्टी कौन से मुद्दे, कौन से आदर्श है हमको चुनने। आदर्शों के बस नारे लगाओ, आदर्शों के बस नारे लगाओ, सच में कोई आदर्श मत अपनाओ। हर बात को चिल्ला चिल्ला कर मुद्दा बनाओ, ईर्ष्या हिंसा द्वेष बढ़ाने का कोई भी तुम चांस ना छोड़ो। आओ पार्टी पार्टी खेलो, आओ कोई पार्टी चुन लो, आओ अपनी जेबें भर लो। ध्यान से एक बात और समझ लो, ध्यान से एक बात और समझ लो, नहीं जमे जो कोई सिक्का, लगे तुम्हारी नहीं कोई सुनता, बिना शर्म के पार्टी बदल लो, बिना शर्म के पार्टी बदल लो, या फिर अपनी ही एक पार्टी बन लो। चाहे तुम्हारा जो भी हो पेशा, चाहे तुम्हारा जो भी हो पेशा, बस अपनी एक पार्टी चुन लो। देश को भूलो मूल्यों को छोड़ो, देश को भूलो मूल्यों को छोड़ो, आओ पार्टी पार्टी खेलो, आओ अपनी जेबें भर लो, आओ अपनी जेबें भर लो। बहुत बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, वाह वाह। धन्यवाद। तो आज का चार कवि सम्मेलन, जो हमारा आखिरी चार कवि गोष्ठी थी, वो यहीं पर हम अंत करते हैं। और आप सभी का जो इतना प्रेम मिला, मैं बार बार बोल रही हूँ, पर मैं शायद शब्दों में इसको बयान भी नहीं कर सकती कि मुझे कितना ज्यादा स्नेह आप सभी, एक बार मैं फिर से श्रोताओं का नाम लूंगी जिस ऑर्डर में मुझे दिख रहे हैं। अन्नदा पाटनी जी हैं, मधु महेश्वरी जी हैं, राकेश खंडेलवाल जी, अनूप भार्गव जी, नरेंद्र टंडन जी। नरेंद्र टंडन जी के साथ उनकी पत्नी भी रंजना टंडन जी भी हमेशा होती हैं। अजय दशोत्तर जी हैं, उनकी पत्नी पुष्पा दशोत्तर जी भी अक्सर सुनती हैं। अशोक महेश्वरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुलशन मधुर जी, हरीश नवल जी, स्नेह सुधा नवल जी, राकेश मल्होत्रा जी, शुभ्रा ओझा जी, सुकेश चोपड़ा जी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धनंजय कुमार जी शायद कहीं चले गए हैं, वो भी हमेशा आते रहे हैं। विशाखा ठाकर जी भी आती रही हैं, रेखा माइत्रा जी भी आती रही हैं। ये सब भी ऐसे नाम हैं जिन्होंने हमेशा इस काव्य गोष्ठी को सराहा, प्रोत्साहित किया, प्यार दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी ही आस्था की डायरी से हम कुछ और लेकर आएंगे, और आशा करती हूँ कि ऐसा ही प्यार फिर से आप सभी से मिलता रहेगा। और जैसे कि चार कवि गोष्ठी की प्रथा रही है, मैं राकेश जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपनी आशु कविता हमें सुनाए। स्वागत राकेश खंडेलवाल जी। धन्यवाद आस्था। अगर कहा है तो शुभ्रा संध्या की बेला में, शुभ्रा संध्या की बेला में कविता में फिर जगी आस्था। अरे वाह। और मधुमय मौसम भीग रहा है मदन चरों से कोमल मन को। वाह। शब्दों का श्रृंगार अनूठा जगा रहा अनुभूति नहीं, इसका श्रेय समूचा जाता चार कवि के आयोजन को। वाह 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 राकेश भाई, वाह वाह वाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाह वाह, बहुत ही अच्छा, अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे, और जैसा मैंने कहा कि सितंबर ना सही, क्योंकि सितंबर में कई काव्य आयोजन हो रहे हैं हिंदी दिवस के कारण, हम अक्टूबर में जरूर मिलेंगे। और जो वॉशिंगटन डीसी, मैरीलैंड, वर्जीनिया से बाहर के भी हमारे कविगण हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनका भी साथ हमें मिले। यहाँ पे हमें कई जैसे शुभ्रा जी बैठी हैं, तो कोशिश करें और वो भी आए। हम एक चार कवि गोष्ठियों के कवियों का मिलाप रखेंगे।
इसी संदेश के साथ आप सभी को नमस्कार, फिर से मिलेंगे।